पालिका शिक्षण विभाग, दुर्गा देवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग। मैं रजनी अशोक कदम आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ सुलभ भारती। हम विषय पढ़ेंगे सुलभ भारती। इस कोविड-19 की सिचुएशन में हम स्कूल बंद है लेकिन शिक्षा चालू है। हमें ऑनलाइन पढ़ना है और इसीलिए इस महानगर पालिका के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं रजनी अशोक कदम, आपकी वीटीसी टीचर, इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुलभ भारती कक्षा 8वीं, विषय हिंदी और घटक है वाक्य भेद। वाक्य भेद मतलब रचना के आधार पर होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जब वाक्य भेद हम करते हैं तो उसके 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उसमें से एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। हमने देखा वाक्य भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वह 3 प्रकार से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय यानी कर्ता के बारे में या क्रिया के बारे में जानकारी देना। तो हर एक वाक्य में यह 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जहां रमा डॉक्टर है तो इसमें कर्ता कौन है? रमा, और डॉक्टर है, कर्ता के बारे में जानकारी दे रहा है कि रमा डॉक्टर है। तो यह वाक्य है, सरल वाक्य है, रमा डॉक्टर है। रमा और राम डॉक्टर है तो यहाँ कर्ता 2 हुए, एक रमा और राम 2 कर्ता हुए और वो दोनों डॉक्टर है। तो यह कर्ता के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। माली ने घास काट दी। अभी यहाँ उद्देश्य यानी कर्ता है माली और उसने कौन सी क्रिया की है? घास काटने की। कौन सी क्रिया की है? घास काटने की। तो यहाँ माली ने घास काट दी है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? जिस वाक्य में एक या दो, एक से अधिक कर्ता या उद्देश्य हो किंतु क्रिया और विधेय एक ही हो तो वह सरल वाक्य कहलाता है। हम दोहराते हैं, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता या उद्देश्य हो या क्रिया और विधेय एक ही हो तो उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। आगे देखेंगे हम वाक्य भेद संयुक्त वाक्य। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। बताओ आप मुझे, कौन से समुच्चय बोधक वाक्य है? जी हाँ, और, या, इसीलिए, तो, अतः, इस तरह के समुच्चय बोधक अव्यय से 2 वाक्य जुड़े रहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे।
रचना बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। यहाँ रचना बाजार गई है और समुच्चय बोधक वाक्य क्या है? और क्या है? और यह समुच्चय बोधक वाक्य है। और सरल वाक्य दो कौन से है? स्वतंत्र उपवाक्य कौन से है? रचना बाजार गई, सब्जियां लेकर आई। यह दोनों उपवाक्य है और यह दोनों उपवाक्य सब और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। अगला वाक्य देखेंगे, आप शरबत पिएंगे या चाय? तो यहाँ शरबत और चाय इन दोनों को क्या किया है? या शब्द से जोड़ा गया है। तो यहाँ समुच्चय बोधक है या। कौन सा समुच्चय बोधक है? या। समुच्चय बोधक या अव्यय का उपयोग किया गया है और दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। अगला हम देखेंगे, सोमवार को हड़ताल है, बाजार बंद रहेगा। तो इन दो उपवाक्यों को अतः शब्द से जोड़ा गया है और एक संयुक्त वाक्य तैयार हुआ है। सोमवार को हड़ताल है और अतः बाजार बंद रहेगा। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य के लिए समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अगला वाक्य देखेंगे हम, उसका है वाक्य भेद में मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य देखेंगे? मिश्र वाक्य। जी हाँ, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, यह है मुख्य उपवाक्य, और अन्य उपवाक्य आश्रित होने जरूरी है। किस तरह से हो? आश्रित हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि व्याधिकरण योजकों से जो वाक्य जुड़े रहते हैं, यह योजकों से जुड़े रहते हैं और इसीलिए उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। हम उदाहरण देखेंगे, जो लोग परिश्रम करते हैं, यहाँ है जो लोग, उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। जो लोग परिश्रम करते हैं, इस वाक्य पर निर्भर कौन सा है? निराश नहीं होना पड़ता। जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें निराश नहीं हो पड़ता। इस तरह व्याधिकरण योजकों से यह वाक्य जुड़ा है। जब वह पढ़ा लिखा तब वह डॉक्टर बना। जब वह पढ़ा लिखा तब वह बड़ा आदमी बना। इस तरह से व्याधिकरण योजकों से जब और तब यह वाक्य जुड़ा है और मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित वाक्य है। इसके आगे हम देखेंगे, उसने ऐसे हाथ ऊपर उठाए जैसे ईश्वर से कुछ मांग रहा हो। उसने ऐसे और जैसे यह व्याधिकरण योजक है। ऐसे हाथ ऊपर उठाए जैसे ईश्वर से कुछ मांग रहा हो। इस तरह के वाक्यों को मिश्र वाक्य कहेंगे, यानी कि सरल वाक्य जिनमें उद्देश्य दो हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होता है। संयुक्त वाक्य में और, या, अतः इस तरह से जोड़ा जाता है और मिश्र वाक्य में योजकों द्वारा जोड़ा जाता है। मुख्य वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर हमने देखा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और हमने देखा मिश्र वाक्य। अभी हम अर्थ के आधार पर हम वाक्य भेद देखेंगे। विधानवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर इसके भेद होते हैं। एक बार दोबारा दोहराएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इस तरह से होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर भेद पड़ते हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य भेद में अर्थ के आधार पर। रोहित ने नया मकान खरीदा। यह विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। मतलब रोहित ने नया मकान खरीदा, तो उसका अर्थ वही होता है कि रोहित ने नया मकान खरीदा। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसका अर्थ है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिन वाक्यों में क्रिया होने के या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थ पर आधार पर यह है। आगे देखेंगे हम वाक्य भेद में अर्थ के आधार पर दूसरा प्रकार होता है प्रश्नवाचक वाक्य। आपको उसके प्रकार से ही पता चलेगा कि यह किस तरह से होता है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से दोहराती हूं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है या जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो एक ऐसी वर्षा में कौन आया है, यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। रमा कब आई, यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे हम देखेंगे वाक्य भेद में तीसरा प्रकार अर्थ के आधार पर है आज्ञावाचक वाक्य। अभी इस पर से भी आपको पता चल जाता है कि इसमें आज्ञा है, ये करो वो करो, इस तरह की आज्ञा है। तो इस कारण यह वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेने और देने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। टेबल को साफ करो, अब पढ़ने बैठ जाओ। टेबल को साफ करो, अब पढ़ने बैठ जाओ। त्योहार पर एक पौधा लगाना। त्योहार पर एक पौधा लगाना। बहुत बार आपके अध्यापक इस तरह से, कल पढ़ाई करके आना, इस तरह से आज्ञा देते हैं। हमारे माता पिता भी हमें आज्ञा देते हैं। तो यह वाक्य। अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर। जिन वाक्यों में संदेह होता है, पूर्ण होने में संदेह होता है, उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आकाश अब तक पढ़ाई कर चुका होगा। मतलब हमें मालूम नहीं है आकाश ने पढ़ाई पूरी की है या नहीं की है। यह भाव प्रकट हो रहा है ना, तो उसी तरह से दूसरा वाक्य है संभवतः माँ काम से घर आ गई होगी। संभवतः माँ काम से घर आ गई होगी, इस तरह का वाक्य।
जिसमें भाव प्रकट हो रहा है कि हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि वह क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई। अब शायद बारिश बंद हो जाए। यहाँ संदेह है। इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि क्रिया पूर्ण होने में संदेह है, इसलिए इस तरह के वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आकाश अब तक पढ़ाई कर चुका होगा। संभवतः माँ काम से घर आ गई होगी। अब शायद बारिश बंद हो जाए। तो आप क्या करोगे? अपने पाठ में इस तरह के कितने वाक्य हैं वो लिख लीजिए, तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि संदेहवाचक वाक्य किस तरह से है। आगे हम देखेंगे वाक्य भेद में अर्थ के आधार पर नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे कैसे? ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। कौन सा भाव प्रकट हुआ है? मत जाओ, बाहर मत जाओ। दूसरा वाक्य देखेंगे। रमा ने पाठ नहीं याद किया है। रमा ने पाठ नहीं याद किया है। मैंने कविता याद नहीं की है। इस तरह के वाक्य जो रहते हैं उनको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रोहन धूप में न निकलना। रोहन धूप में न निकलना। जिन वाक्यों से न किए जाने का भाव प्रकट होता है, क्रिया न होने का भाव प्रकट होता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो यह हुआ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। हमने आगे देखना है वाक्य भेद में अर्थ के आधार पर इच्छावाचक वाक्य। जी हाँ, कुछ वाक्यों से इच्छा प्रकट होती है। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार दोहराती हूँ। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे। हमारे आशीर्वाद ऐसे ही होते हैं, दूधो फलो, इस तरह से। काश इस समय नमन साथ होता। यहाँ इच्छा प्रकट की है। पहले वाक्य में ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे, इस तरह से भाव प्रकट हुए हैं आशीर्वाद। काश आज समय नमन के साथ होता। काश इस समय नमन साथ होता। काश मेरे पास छाता होता। काश मैं खूब अमीर होता। इस तरह से कामना या इच्छा प्रदर्शित करने वाले, भाव प्रकट करने वाले वाक्य क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मैं चाहती हूं सभी स्वस्थ रहे। मैं चाहती हूं सभी स्वस्थ रहो। इस तरह से जो वाक्य भाव प्रकट करते हैं, कामना की भाव प्रकट करते हैं, इच्छा का भाव प्रकट करते हैं, आशीर्वाद का भाव प्रकट करते हैं, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य भेद में अगला वाक्य देखेंगे। अर्थ के आधार पर भेद देखेंगे। विस्मयवाचक वाक्य। आपको पता चल गया होगा, जो वाक्य विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति जिन वाक्यों से होती है
उन्हें विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, आदि भाव प्रकट हो, उन वाक्यों को विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। अरे कितना विशाल पंडाल है, आश्चर्य प्रकट हुआ इस वाक्य से। अरे कितना विशाल पंडाल है। दूसरा वाक्य देखेंगे, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। तो इसमें प्रसन्नता दिख रही है। प्रसन्नता दिखाने वाले भाव अभिव्यक्त हो रहे हैं। प्रसन्नता दिखा रहे, ऐसा वाक्य यह है। सावधान, ट्रेन आ रही है। इसमें आपको भय दिखा रहा है। ट्रेन आ रही है, रुक जाओ, सावधान हो जाओ, या तो जल्दी जल्दी जाओ या तो रुक जाओ। इस तरह से आपको भय प्रकट किया गया है, भय भाव प्रकट किया है। इस वाक्य को विस्मय वाक्य कहेंगे, विस्मय वाचक वाक्य कहेंगे। एक बार फिर से दोहराएं। विस्मय वाचक वाक्य जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों का अभिव्यक्त हो, उन्हें विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे कितना विशाल पंडाल है, आश्चर्य भाव प्रकट हुआ। आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। प्रसन्नता भाव प्रकट हुए। सावधान, ट्रेन आ रही है। भय दिखा दिया इन भावों में। इन वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। वाक्य भेद पर हम अगला वाक्य देखेंगे। अर्थ के आधार पर संकेत वाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संकेत, जिन वाक्यों में एक क्रिया होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि अगर शब्द देखकर की जा सकती है। फिर से एक बार दोहराएं। जिन वाक्यों में एक क्रिया होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि अगर जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। मतलब यह शब्द देखकर भी आप बता सकते हो कि यह वाक्य क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। देखेंगे, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। तो कौन सा संकेत मिला था? जल्दी, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। यदि सिंचाई की गई हो तो फसलें न सूखती। यदि सिंचाई की न गई होती तो फसलें न सूखती। मतलब सिंचाई नहीं हुई है इसीलिए फसल सूखी है। तो इस तरह से वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य के पहचान यदि अगर इन शब्दों को देखकर की जा सकती है। हमने वाक्य भेद देखा कि वाक्य भेद में अर्थ के आधार पर और कौन से वाक्य होते हैं? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और
आखिर संकेतवाचक वाक्य। यह अर्थ के आधार पर वाक्य का अर्थ देखने पर हमें यह वाक्य भेद पता चलते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। जिनमें विधान होता है, जिनमें प्रश्न होते हैं, जिनमें आज्ञा दी जाती है, जिनमें संदेह होता है, जिनमें न करने की क्रिया का भाव प्रकट होता है, जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिनमें विस्मय प्रकट होता है या प्रसन्नता या भय या हर्ष या घृणा यह भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। और अगर इन शब्दों के साथ जो शब्द जुड़े होते हैं, जिनमें एक क्रिया हो तो ही दूसरी क्रिया होने की शर्त रखी जाती है, उन्हें संकेतवाचक भाव वाक्य कहते हैं। इस तरह से हमने आज देखा वाक्य भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य यानी जिनमें उद्देश्य एक हो और विधेय एक ही हो। उद्देश्य भले एक से दो हो, लेकिन उद्देश्य और विधेय यह दोनों होते हैं, तो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। और इन शब्दों के द्वारा जो दो वाक्य जुड़े जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और दो उपवाक्यों, एक मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो यह प्रकार रचना के आधार पर हुए और यह प्रकार अर्थ के आधार पर हुए कि वाक्य से कौन सा अर्थ भाव प्रकट हो रहा है, उसके हिसाब से विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक वाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों का हमने भेद कर। इस तरह से हमने रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर आज वाक्यों का अभ्यास किया है। आपने ये वीडियो देखा है, आपने बार बार यह अभ्यास करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाक्य भेद रचना के आधार पर समझना बहुत ही सरल और आसान बात है और अर्थ के आधार पर आप उसको छांट सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको आपके पाठ में सरल वाक्य की कितने आए हैं उनकी एक सूची बनानी है। संयुक्त वाक्यों की एक सूची बनाइए, मिश्र वाक्यों की सूची बनाइए तथा विधानवाचक वाक्यों की सूची बनाइए, प्रश्नवाचक वाक्यों की सूची बनाइए, आज्ञावाचक वाक्यों की सूची बनाइए, संदेहवाचक वाक्यों की सूची इस तरह से बनाइए। तो नकारात्मक वाक्यों की सूची बनाइए, इच्छावाचक वाक्यों की सूची बनाइए, विस्मयवाचक वाक्यों की सूची बनाइए और संकेतवाचक वाक्यों की सूची बनाइए। जब आप इस तरह से अभ्यास करोगे तो आपको यह ध्यान में रह जाएगा। यह माइंड मैप भी इसे कहते हैं। माइंड मैप यानी आपने इस तरह से ध्यान में रखा तो आपको कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे कि वाक्य भेद दो होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार पड़ते हैं, अर्थ के आधार पर कभी कहाँ 6 प्रकार दिए जाते हैं तो कहीं 8 प्रकार दिए जाते हैं। इस तरह से आप वाक्य भेद कभी भी नहीं भूलेंगे। तो स्वाध्याय पूरा कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रजनी अशोक कदम इस वर्चुअल क्लास में आपने ये वीडियो देखा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। महानगर पालिका ने हमारे पढ़ाई ऑनलाइन शुरू रहे, इसलिए
यूट्यूब चैनल पे बीएमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ाई जारी रखने के लिए हमें मदद की है। तो कृपया अपनी कक्षा के हिसाब से जो भी आपको पढ़ाई करनी है तो बीएमसी एजुकेशन चैनल को सर्च कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ और आपसे बीएमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को बीएमसी चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से एक बार धन्यवाद।